अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के बाद अपने मुल्क वापस सिधार चुके हैं। उनके साथ पाकिस्तान तशरीफ लाने वाली बरखा दत्त साहिबा ने अ, पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से एक तफसीली इंटरव्यू किया है। ये तफसीली इंटरव्यू अपने मंदरजात में कैसा होगा, ये तो अभी हमें मालूम नहीं, क्योंकि ये तफसीली इंटरव्यू भारत में ही जब सामने आएगा तो उसके मंदरजात पर गुफ्तगू हो सकेगी। लेकिन इसके कुछ हिस्से सामने आए हैं, जिनमें से दो बातें मियां नवाज शरीफ साहब की ऐसी है जो इंतहाई काबिल गिरफ्त है। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस इंटरव्यू में एक बात तो ये कही कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मसला उठा सकते हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जयशंकर साहब जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आए थे, इस तिजारती फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के हवाले से क्यों बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इससे भी आगाह नहीं कि इन दिनों भारत पर दहशत गर्दी के हवाले से दुनिया भर में क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन वही मुझे क्यों निकाला कि बमिस्ताक मियां नवाज शरीफ साहब एक बात नहीं भूलते, और वो ये कि दहशत गर्दी के हवाले से वो भारतीय मौक़िफ़ को आम तौर पर हमेशा दुरुस्त करार देते हैं और इसका हमेशा इबलाग करते हैं। उनसे जब भी ये सवाल होता है वो इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने ये कहा, बल्कि इससे पहले भी वो इस तरह की बातें मुतअद्दिद मरतबा कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस इंटरव्यू में एक बात ये भी कही कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया। ये बात उन्होंने करगिल के तनाज़ुर में कही है, जब उस वक्त के फ़ौजी सरबराह पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि करगिल का पूरा एडवेंचर उनके इल्म में लाए बगैर किया गया है, जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ये कहा करते थे कि उन्हें पूरे मामले से आगाह रखा गया था। बहरहाल वो ये बात भारतीय मीडिया पर अक्सर कहते हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया, यानी मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया और मुझे क्यों निकाला। ये दो वो फ़िक्रे हैं जो मियां नवाज शरीफ के महबूब व मरगूब फ़िक्रे हैं, और ये दोनों फ़िक्रे हमें मुख्तलिफ औकात में उनके मुँह से सुनाई देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस खातून को इंटरव्यू दिया है, ये वही बरखा दत्त साहिबा है जिन्होंने ये इंकिशाफ किया था कि 2014 में जो साक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने मोदी से 1 घंटे पर मुहित खुफिया मुलाकात की थी। ये इंकिशाफ उन्होंने अपनी किताब दिस यूनिक लैंड में किया था और इस पर ख़ासा हंगामा मचा था। बरखा दत्त साहिबा से किया जाने वाला ये ताज़ा इंटरव्यू हमें ये बताता है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने गिरदोपेश से बिल्कुल बेखबर है। उन्हें सिरे से ये मालूम नहीं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और वो ये भी नहीं जानते कि इन दिनों भारत सिफारती महाज पर दहशत गर्दी के सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस मुल्क पर मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत कर चुके हैं और अब भी वो इनडायरेक्ट हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि ख़ुद उनके मुल्क में भारत 20 से ज़्यादा कत्ल करवा चुका है मुख्तलिफ औकात में। और ये बात हम नहीं कह रहे, गार्जियन की एक रिपोर्ट में कही जा रही है कि मुख्तलिफ औकात में सिख रहनुमाओं का जो पाकिस्तान में हालिया बरसों में कत्ल हुआ है, उस तमाम कत्ल गारतगरी के पीछे रॉ का हाथ है। यूँ लगता है कि इंडिया और भारत और रॉ के जो पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं, उससे हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बेखबर है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तो उससे 2 रोज़ पेशतर एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक कपकपी तारी की हुई है, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत इंतहाई खजालत आमेज़ माहौल से और हालात से गुज़र रही है। और ये मामला है कनाडा की तरफ से भारत के 6 सिफारतकारों को बेदखल करने का। उन 6 सिफारतकारों पर कनाडा का इल्ज़ाम ये है कि ये कनाडा में मौजूद मुख्तलिफ सिख रहनुमाओं की मालूमात जमा करते हैं और ये मालूमात रॉ को फराहम करते हैं। रॉ आप जानते ही हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी है, और रॉ
उन रहनुमाओं को कत्ल करवाती है मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी क्रिमिनल प्रॉक्सीज़ के ज़रिए। इस वक्त जिस क्रिमिनल प्रॉक्सी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई का है। लॉरेंस बिश्नोई जो है उस पर मैं एक अलग से व्लॉग करूँगा और आपको बताऊँगा कि लॉरेंस बिश्नोई भारत में किन किन मामलात में मुलव्विस है और ये ग्रुप कैसे काम करता है, इस ग्रुप की ताकत क्या है और ये ग्रुप क्यों पूरी दुनिया में इस वक्त मौज़ूए बहस बना हुआ है। मगर यह कनाडा से मुताल्लिक मामलात में जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप या गैंग का नाम आ रहा है वो मैं यहाँ मौज़ूए बहस बनाऊँगा। ये खबर तो मंजर आम पर आ चुकी है कि कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को बेदखल करने के लिए कह दिया है, लेकिन ये खबर ज़रा बाद में मंजर आम पर आई कि इससे ज़रा कबल भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल से एक मुलाकात कैनेडियन हुक्काम ने सिंगापुर में की है। ये मुलाकात जो इंतहाई खुफिया थी, इसकी इत्तला हमें वाशिंगटन पोस्ट की एक ख़बर से हुई और कुछ तफसीलात भी उसमें थी कि अजित डोवल के सामने कैनेडियन हुक्काम ने वो सारी तफसीलात रखी जो कत्ल व गारतगरी में भारत के मुलव्विस होने के हवाले से वाज़ेह शवाहिद पर मबनी थी। इन तफसीलात के हवाले से जो कुछ है वो तो इंतहाई हसास है ही, मगर जो ये मुलाकात थी ये खासी दिलचस्प थी। इस मुलाकात में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के सब मुशीर है कौमी सलामती के नताली ड्रोइन एक तो वो शरीक थे, दूसरे नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन शरीक थे और जो आला एहलकार है जो मुख्तलिफ़ तफ्तीशी अमल में शरीक रहे वो कुछ अहम एहलकार उसमें शामिल थे। इस मुलाकात में जो अजित डोवल से हुई, पहले पूछा गया कि क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं, तो अजित डोवल ने इस मुलाकात में किसी लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया। इस पर कैनेडियन हुक्काम ने वाज़ेह किया कि लॉरेंस बिश्नोई वो है जो एक ऐसा गैंग चलाता है जिसने कनाडा में होने वाली कत्ल गारतगरी की जिम्मेदारी कबूल की है। अजित डोवल एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे, इनकार करते रहे, फिर उनके सामने शवाहिद रखे गए जिसमें एक क्रिमिनल प्रॉक्सी के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप किस तरह कनाडा में काम करता है, उन सिफारतकारों की मालूमात फराहम की गई जो रॉ से राब्ते में रहे। फिर जो सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या था वो उन शवाहिद का था जिसमें मोदी इंतज़ामिया के एहलकार बराह रास्त हिदायत देते हैं या इन कत्ल व गारतगरी के हवाले से सरपरस्ती करते हैं। इस सिलसिले में जो चौंका देने वाला नाम सामने आया वो अमित शाह का था। अमित शाह मोदी इंतज़ामिया के सबसे अहम तरीन फ़र्द हैं। बाज़ हालात में वो नरेंद्र मोदी के कायम मकाम हैं और वज़ीर दाखिला के तौर पर वो भारत के बहुत सारे अहम तरीन मामलात को देखते हैं। जब ये इंकशाफ हुआ कि अमित शाह इस पूरे कत्ल व गारतगरी के खेल की सरपरस्ती कर रहे हैं, रॉ को मालूमात फराहम की जाती है सिफारतकारों के ज़रिए, सिफारतकार कनाडा में मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात जमा करते हैं उन रहनुमाओं के मुताल्लिक, उन सिख रहनुमाओं के मुताल्लिक जिन्हें ये भारतीय हुकूमत अलहदगी पसंद कहती है। फिर वो उन रहनुमाओं की मुकम्मल मालूमात दरअसल रॉ को फराहम करते हैं सिफारतकार और रॉ इन मालूमात को आला हुक्काम के हवाले करते हैं और फिर कत्ल व गारतगरी के हवाले से बाकायदा इजाज़त ली जाती है। ये तमाम खेल तमाम शवाहिद के साथ कैनेडियन हुक्काम ने अजित डोवल के सामने रखा। 79 साला अजित डोवल के लिए 5 घंटे की ये मीटिंग इंतहाई थका देने वाली साबित हुई। अजित डोवल जब इस मीटिंग के अख्तिताम पर उठे तो उन्होंने कैनेडियन हुक्काम से दरख्वास्त की कि इस बहस को ऐसे समझा जाए कि जैसे ये हुई ही नहीं है। कनाडा और भारत के दरमियान ये सारा सिफारती तनाज़ा दरअसल जून 2023 से हैं। 18 जून 2023 को एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के एक शहर में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया गया था। फिर कत्ल की ये तहकीकात शुरू हुई और बिला आखिर इसके सिरे भारतीय हुकूमत तक जा पहुँचे। ये सारी बातें जो मैंने आपसे अर्ज़ की ये इस कत्ल की तहकीकात से के नताइज हैं और हरदीप सिंह के कत्ल के हवाले से जस्टिन ट्रूडो एक पब्लिक पोजीशन ले चुके हैं।
हरदीप सिंह के हवाले से जो भारतीय हुकूमत की पोजीशन है वो ये कि उनका ताल्लुक एक बब्बर खालसा ग्रुप से था। बब्बर खालसा ग्रुप जो है उसकी सरपरस्ती का इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पर आयद करते हैं। पाकिस्तान में जो सिख कत्ल हुए उन पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। एक नेटवर्क भारत ने इस्टेब्लिश किया है कि पूरी दुनिया में खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से जितने भी रहनुमा हैं वो चाहे जहाँ पर भी हो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इस मामले में भारत इतना जरी हो चुका है और अपना नेटवर्क इतना वसी कर चुका है कि एक ऐसी साजिश उन्होंने न्यूयॉर्क में भी एक सिख रहनुमा को कत्ल करने के हवाले से की थी, जिस पर जो बाइडन इंतज़ामिया ने और उनकी इंटेलिजेंस के एहलकारों ने मोदी से एक तफसीली मुलाकात की थी और उन्हें इसके ख़तरात से आगाह किया था। उसके बाद मोदी हुकूमत और मोदी इंतज़ामिया अमरीका की हद तक मोहतात हो चुकी थी, मगर कनाडा में और पाकिस्तान में कत्ल व गारतगरी का ये सिलसिला जारी रखा गया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने 18 जून 2023 को होने वाले कत्ल के हवाले से जो पब्लिक पोजीशन है वो सितंबर में ली थी, जब तहकीकात के कुछ सिरे उनके हाथ लगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी से बराह रास्त G20 के इजलास में भी इस हवाले से कुछ मालूमात रखी थी, मगर मोदी इंतज़ामिया इस मामले में इतनी बेपरवाही का मुज़ाहरा कर रही थी और इतनी जरी हो चुकी थी और उन्हें यूँ लग रहा था कि जैसे दुनिया का कोई मुल्क उन्हें कहीं रोक ही नहीं सकता। तो मोदी इंतज़ामिया ने बिल्कुल परवाह नहीं की और उसके बाद जब सितंबर 2023 में, गालिबन 20 सितंबर 2023 में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह के कत्ल के हवाले से एक पब्लिक पोजीशन ली और पब्लिक में ये बयान दिया कि इसमें भारतीय हुकूमत के आला तरीन ओहदेदार मुलव्विस है, तो इसके 2 रोज़ बाद एक और सिख रहनुमा सकडोल सिंह को कत्ल कर दिया गया। यानी भारतीय हुकूमत, रॉ का नेटवर्क, ये क्रिमिनल प्रॉक्सीज बिल्कुल बेपरवाह रही कि एक यूरोपीय मुल्क का वज़ीर आज़म पब्लिकली एक राज अफशा कर रहा है, ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, मगर इंडिया ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। ये बात यूरोपीय ममालिक में बहुत ज़्यादा महसूस की गई और जस्टिन ट्रूडो और नरेंद्र मोदी के दरमियान इख्तिलाफात शदीद से शदीद तर होते गए। इस पूरे खेल में एक ऐसा नेक्सस सामने आ रहा है जिसमें एक तरफ क्रिमिनल प्रॉक्सीज़ है, दूसरी तरफ भारतीय सिफारत खाने हैं और उन सिफारत खानों के एहलकार हैं जो इन क्रिमिनल प्रॉक्सीज़ की मदद के लिए रॉ को मालूमात फराहम कर रहे हैं, और तीसरी तरफ मोदी इंतज़ामिया के आला तरीन लोग हैं जो इस पूरे खेल की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये पूरा मुल्क हिंदुस्तान एक अंडरवर्ल्ड के मिजाज से पूरी दुनिया में काम कर रहा है और अपने मुखालफिन को ठिकाने लगा रहा है। ये बात इतनी ख़तरनाक है कि 31 साला जो लॉरेंस बिश्नोई है वो भारतीय जेल में रहते हुए मुख्तलिफ वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल करता है। यहाँ तक कि हरदीप सिंह के कत्ल की ज़िम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए कबूल की। तो कनाडा में होने वाले कत्ल व गारतगरी की ज़िम्मेदारी जेल से बैठकर कबूल करने वाला लॉरेंस बिश्नोई आखिर ऐसी किस सरपरस्ती में है, उसे क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो ये सब कुछ करने में कामयाब रहता है। लॉरेंस बिश्नोई पर मैं एक तफसीली गुफ्तगू करूँगा, लेकिन जो इस वक्त हालात व वाक़यात बन रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कनाडा में ये तहकीकात अब रुकेंगी नहीं। 8 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और उन पर न सिर्फ ये कि कत्ल व गारतगरी के मुकदमात हैं बल्कि वो भत्ताखोरी भी कर रहे हैं कनाडा में, ये इल्ज़ामात भी उन पर आयद किए जा रहे हैं। ये तहकीकात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुकी है और अब ये मामलात मुकदमात की सतह पर हैं, सज़ाओं की सतह पर है। कनाडा ने इस हवाले से मुतल्लिका लोगों से तहकीकात के लिए भारतीय हुकूमत को दरख्वास्त की है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने रिवायती तरीका इस्तेमाल किया है और कनाडा पर वैसे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए जैसे वो पाकिस्तान पर लगाता है। भारत का यही वो वतीरा है। हिंदू जहनीत अगर आपको समझनी है तो वो यही समझ में आती है कि जो काम हिंदुस्तान कर रहा होता है
اسی حوالے سے اسی طرح کے کاموں کے الزامات وہ اپنے حریف پر اور فریق پر لگاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہندوستانی سیاست ہے، جو ہندو ذہنیت ہے، جو ہندو سیاست ہے، اس کے جو سب سے بڑے رہنما تھے کوتلیہ چانکیہ صاحب، ان کی کتاب ہے ارتھ شاستر، بھارت اسے چانکیائی سیاست سے بھی تعبیر کرتی ہے۔ ارتھ شاستر میں کوتلیہ چانکیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس سے ہمدردی کا اظہار کریں، جب آپ اس کو قتل کرنے لگیں تو پھر اس کا غم منائیں، اس کا ڈھنڈورا پیٹیں، اس کی مظلومیت کا رونا روئیں، اور جب آپ اسے قتل کر چکے ہیں تو اس کے لیے آنسو بھی بہائیں۔ یہ وہ ذہنیتیں جو ارتھ شاستر میں ہمیں ملتی ہے۔ یہی ہندو ذہنیت ہمیں اس وقت ہندو انتہا پسندی کی پوری جو تاریخ اور تحریک ہے اس میں نظر آتی ہے۔ نریندر مودی یہ کھیل کھیل رہے تھے جب وہ قتل و غارت گری کرتے تھے کینیڈا میں، تو کینیڈا پر یہ الزام لگاتے تھے کہ سکھ علیحدگی پسند تحریک جو ہے اس کی سرپرستی کینیڈا کر رہا ہے، اور جب وہ پاکستان میں قتل و غارت گری کر رہے تھے، 40 لوگوں کو نشانہ بنایا تو پاکستان پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ تاریخ کی تمام حرکیات سے ناآگاہ اور اس پورے کھیل سے ناواقف میاں نواز شریف صاحب ہر دور میں ایسا بیان دیتے رہے ہیں کہ جس کا فائدہ بھارت کو ہوتا رہا ہے، اور بھارت ان کے بیانات کو بنیاد بناتا ہے اپنی دہشت گردی کی اس نفسیات کو بیان کرنے میں، کہ جس میں وہ دہشت گردی کرتے ہوئے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور پاکستان کی ذمہ داری کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ میاں نواز شریف کے بیانات کو پیش کرتا ہے۔ اس موقع پر کہ جب بھارتی وزیر خارجہ اور بھارتی وزارت خارجہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی فیس سیونگ کیسے کریں، یہ قتل و غارت گری جو ثابت ہو چکی ہے اس کے جواب کیسے دیں، یہ سفارتکار جو بے دخل ہو رہے ہیں اس کی وضاحت کیا پیش کریں، اور یہ مقدمات جو کینیڈا میں چل رہے ہیں اس سے کیسے عہدہ برا ہو، لارنس بشنوئی کا کیا کریں، اپنی کرمنل پراکسیز کا کیا کریں۔ ابھی ان وضاحتوں کے حوالے سے پریشان ہے بھارت۔ تو اس موقع پر برکھا دت کو انٹرویو دیتے ہوئے میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ بھارت دہشت گردی کا مسئلہ اٹھا سکتا ہے، یعنی پاکستان جیسے دہشت گردی کر رہا ہو اور پاکستان کے خلاف بھارت اپنا مقدمہ کھڑا کر سکتا ہے۔ آپ حالات دیکھیں یہ کس طرح کے رہنما ہیں ہمارے، اور کس قسم کے لوگ ہم پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔